Hello everyone, welcome back once again with a new video series of current affairs. मैं आपका दोस्त एंड मेंटोर सौमेन झा स्वागत करता हूं आपका योर वन एंड ओनली यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय सौमेन झा। करंट अफेयर्स डेली आने की चीज है बट होपफुली पिछले 2-3 दिनों से आ नहीं पा रहा था और मैं ट्राई करूंगा हमेशा कि ये आपको कंटिन्यू मिलता रहे। लेकिन अगर किसी भी कारण से गैप हो जा रहा है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा रहता है, काम का लोड बहुत ज़्यादा होता है ऑफलाइन क्लासेस में, तो आपको एक कंबाइंड वीडियो मिल जाएगा सारे दिनों का। तो इसकी गारंटी है कि मेरे वो सारे साथी जो वीडियोस देख रहे हैं, करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हैं और उनको लाइक शेयर और कमेंट भी कर रहे हैं क्योंकि आपका प्यार मुझे लगातार मिल रहा है सब्सक्राइबर्स चेन बढ़ने के साथ साथ। सो थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट। उनको मैं वीडियोस देता रहूंगा, है ना। आपकी वीडियोस में रुकने नहीं दूंगा, इस बात का मेरा दावा है, गारंटी है। ठीक है, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए करंट अफेयर की ये सीरीज जिसमें आज आपको मिल जाना है 24, 25, 26 और 27 यानी कि आज तक का अप टू डेट कोटा नवंबर 2021 की हर एक महत्वपूर्ण जानकारी। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं ये करंट अफेयर सेशन आज के लिए, है ना। शुरुआत करते हैं वीडियो की एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। मुश्किलें दिखने लगे तो हिम्मत बढ़ा। दोस्तों, मुश्किलें दिखने लगे तो हिम्मत बढ़ा, रास्ता भटकने लगे तो जुर्रत दिखा। अगर रास्ता भटकने लगो तो जुर्रत दिखाओ, रिस्क है तो ही सक्सेस है। कीमत तो हर चीज की होती है मेरे दोस्त, पहले तू अपनी थोड़ी कीमत तो बना। मित्रों, कीमत यानी कि वैल्यू। जब तुम दिन रात मेहनत करोगे, जब तुम दिन रात प्रयास करोगे और उस प्रयास से जो निखर आएगी, तुम में जो चमक आएगी, जो ज्ञान रूपी चमक आएगी, वो चमक तुम्हें एक दिन उस शिखर तक पहुंचाएगी जहां तुम पहुंचना चाहते हो। तो पहले मेहनत करो, मेहनत से बिल्कुल मत भागो। हम भी रात 12 बजे तक 1 बजे तक जग के आपके लिए पीपीटी बनाते हैं और फिर आपके सामने आके उसे प्रेजेंट भी करते हैं। तो ये मेहनत है, ये संघर्ष है। माता की दया से एक दिन फल जरूर मिलेगा। तो बस लगे रहो और छा जाओ, है ना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं पहली न्यूज के साथ। बच्चों, पहली न्यूज है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने दिसंबर से मार्च तक के लिए विस्तार करने की मंजूरी दी। बहुत ध्यान से समझ ले कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन की दुकानों से जो सब्सिडी अमाउंट में हर व्यक्ति यानी कि प्रति व्यक्ति याद रखेंगे आप, प्रति व्यक्ति 5 किलो, है ना, 5 किलो प्रति व्यक्ति 5 किलो जो अनाज दिया जाता है राशन की दुकानों से। और ये पीडीएस स्कीम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत ये काम होता है। इसको केंद्र सरकार ने और 4 महीने के लिए विस्तार कर दिया है कोविड की वजह से। पिछले साल आपको याद होगा जब कोविड आया था, लॉकडाउन लगा था, तब इसकी शुरुआत की गई थी मुफ्त इस अन्न वितरण योजना की। और इस मुफ्त अन्न वितरण योजना को केंद्र सरकार ने और 4 महीने के लिए विस्तार कर दिया है ताकि भारत के वो सभी गरीब भाई बहन, माताएं बहनें, भाई जो कि इस कोविड सिचुएशन में उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, उनको एक सहारा सपोर्ट मिल सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है हमारा सेकंड न्यूज है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग प्रेक्षण प्रणाली एवं सेवाओं, जिसका शॉर्ट फॉर्म में एक्रॉस बोलते हैं, कि समग्र योजना को 14वें वित्त आयोग से लेकर अगले वित्त आयोग के चक्र 2021-26 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। ये है क्या, तो इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है शॉर्ट में। ठीक है, मतलब पीपीटी ऑलरेडी बन चुका है, वीडियो आपको मिल जाएगा। मोटा मोटा समझ लो आप कि एक्रॉस जो है वो भारत के अंदर जो जलवायु परिवर्तन है, जो जलवायु से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, ठीक है, इसमें पॉल्यूशन
आप कह सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, है ना, साथ ही साथ है ना वो क्या आप इंक्रीज ऑफ वाटर लेवल, इन सभी जो मोटे मोटे विषय हैं जो जलवायु से जुड़े हुए हैं, जो कि परिवर्तन से जुड़े हुए हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए जिस आयोग का गठन किया गया था, जिस टीम का गठन किया गया था, उसको अगले 5 साल के लिए विस्तारित कर दिया गया है। अगले 5 साल भी वो टीम अपने उसी मतलब कार्य को निरंतरता के साथ करती रहेगी। मोटा मोटा आप इस बात को समझ लें, ठीक है। दिल्ली एक बहुत बड़ा कारण है इस आयोग के गठन और इसके विस्तार के लिए, क्योंकि दिल्ली की जो वायु है, यानी कि वहां की जो वायु है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित है। थोड़ा सा इस चीज को आप देख लें। एक्रॉस योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रमों से संबंधित है। यह मौसम एवं जलवायु से जुड़ी सेवाओं के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि मौसम बदलती हुई मौसम और जलवायु से जुड़ी हुई सेवाओं पे है यह ध्यान देती है और इस पर काम करती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले थर्ड न्यूज की तरफ। भारत बांग्लादेश मैत्री के 50 वर्ष पूरे होने तथा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की निर्णायक जीत के उपलक्ष्य में 24 नवंबर 2021 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, ध्यान दीजिएगा, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज, है ना, सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज क्लास द्वारा इंडिया बांग्लादेश 50 इयर्स ऑफ फ्रेंडशिप नामक एक संगोष्ठी की आयोजन किया गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, दो बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली कि 24 नवंबर 2021 को क्या हुआ था, 24 नवंबर को क्या हुआ था, इस चीज को हम आज के इतिहास वाले टॉपिक में कवर भी कर लेंगे कि 24 नवंबर को, है ना, भारत और बांग्लादेश औपचारिक तौर पे बांग्लादेश का निर्माण हो चुका था और युद्ध विराम के साथ ही एक नए राष्ट्र का उदय हो चुका था, ठीक है। इसके अलावा, है ना, इसी के उपलक्ष्य में, ठीक है, उनके जो फ्रेंडशिप में, यानी कि कह सकते हो आपकी मैत्री संबंधों के उपलक्ष्य में इंडिया बांग्लादेश के 50 इयर्स को मनाने के लिए एक मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग के मुख्य बिंदु क्या थे वो फटाफट से आगे देख लेते हैं। आप देख सकते हो कि हमारे जो आर्मी जनरल है मुकुल नरवणे जी वो है, और साथ में बांग्लादेश के भी कुछ गणमान्य लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इस तरीके से ये मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग के दौरान क्या हुआ, तो बांग्लादेश लिबरेशन एट द रेट 50 इयर्स बियॉज विद द सिनर्जी इंडिया पाकिस्तान, है ना, वॉर 1971 नामक पुस्तक के भी विमोचन किया गया। बहुत ध्यान से देखेंगे आप कि मीटिंग के अंदर एक पुस्तक को विमोचित किया गया है, जिस पुस्तक का नाम क्या रखा गया, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971, ठीक है, बियॉज विद द सिनर्जी। तो इस तरीके से ये जो ऐतिहासिक घटना 1971 में हुई थी ना, इसको हर साल भारत और बांग्लादेश मिलके एक अपनी दोस्ती के लिए और इसको मनाने के लिए, सौहार्द को दिखाने के लिए हमें हर साल एक मैत्री, है ना, फ्रेंडशिप मीटिंग करता है। वही है ये जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 4 की तरफ। नंबर 4, 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर, बहुत, है ना, इंपॉर्टेंट न्यूज है और इसको मैंने डिटेल्ड में एक शॉर्ट वीडियो इस पे बना रखा है जो आज ही होपफुली अपलोड हो जाएगी और आपको मिल जाएगी शाम तक, ठीक है। ध्यान से समझिए, 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक विशालकाय ब्लैक होल की नई अवस्था का पता चला है जो ब्रह्मांड की शुरुआत में आकाश गंगाओं के विकास में गुरुत्वाकर्षण की भूमिका का अध्ययन करने में मदद कर सकता है। यानी कि ओजे, ठीक है, ओजे 5 के नाम से एक ब्लैक होल आकाश गंगा का पता चला है और वैज्ञानिकों को ये 5 अरब लाइट ईयर दूर है हमसे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना, इसमें जो ब्लैक होल, मतलब जो वैज्ञानिकों ने पता किया है कि इसका जो ब्लैक होल है वो अभी सक्रिय है, यानी कि वो बहुत तेजी से चीजों को अपने अंदर खींच रहा है, ठीक है। ब्लैक होल क्या चीज होती है,
इस नए आकाश गंगा के बारे में डिटेल स्टडी के लिए आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखें। आपको एक विज्ञान से जुड़ा हुआ करंट एक बहुत अच्छा टॉपिक मिलने ही वाला है आज, तो वेट करें उसके लिए। मोटा मोटा इस न्यूज को आप ऐसे समझ लें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाक से। केंद्रीय नंबर 5 केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, ठीक है, ने आज दूसरे ग्लोबल केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब का उद्घाटन किया। देखो ये आज जब मैं लिख रहा हूं ना, तो चूंकि मैंने पीपीटी तो ऑलरेडी बना रखा था, बट ये अपलोड नहीं कर पा रहा था, वीडियो बन नहीं पा रहा था। तो यहां पे आज का मतलब है कि 25 नवंबर, याद रखोगे 25 नवंबर, 25 नवंबर की ये घटना है। हाँ 25 नवंबर की घटना है। 25 नवंबर को मनसुख मांडविया जी ने, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब का उद्घाटन किया। इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, अपलोड होनी है क्या ये मोटा मोटा समझा दूं मैं। तो भारत सरकार ने अपनी क्षमताओं को, यानी कि पेट्रोकेमिकल साथ ही साथ, है ना, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग में भारत की क्षमताओं का विश्लेषण पूरे विश्व के सामने किया। मनसुख मांडविया जी ने दिखाया आंकड़ों में कि कैसे भारत सक्षम है विश्व के लिए उत्पाद करने में और एक नए व्यवसाय के तौर पर इसको सृजित करके लोगों को रोजगार देने में। तो हमारे पास असीमित यू कैन से व्यवस्थाएं हैं और क्या बोल सकते हैं इसको आप कि असीमित, मैं भूल गया वर्ड, ठीक है, क्षमता है इस क्षेत्र में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले न्यूज की तरफ। नेक्स्ट जो न्यूज आ रही है नंबर 6 में, अच्छा थोड़ा इसको डिटेल कर लो, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय में रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग द्वारा भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ फिक्की के साथ संयुक्त रूप से फिजिटल प्रारूप, देखो यहां पे एक वर्ड है फिजिटल। फिजिटल क्या है ना, ये डिजिटल और फी मतलब आ जाएगा आपका कि जो रसायन है, रसायन और पेट्रोकेमिकल से लिया गया फी, और बाकी का जो जीटल है वो डिजिटल का हिस्सा है। मतलब एक आप कह सकते हो कि प्रयास है डिजिटलाइजेशन का पेट्रोकेमिकल्स को, यानी कि वो ये इस विभाग को, ठीक है। इंडिया ग्लोबल केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब 2021 GCPMH 2021 पर शिखर सम्मेलन रासायनिक और पेट्रो रसायन उद्योग की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है और यह विश्व बिरादरी को भारतीय रसायन और पेट्रो रसायन क्षेत्र की वास्तविक क्षमता की जानकारी देने के लिए है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इस पूरे मीटिंग का जो एजेंडा था वो वर्ल्ड लेवल को समझाने का था कि कितने केपेबल हैं हम वर्ल्ड को सप्लाई करने के लिए, ठीक है। और दुनिया भर के जो निवेशक हैं, यानी कि जो इन्वेस्टर हैं, वो भारत में इस क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। उन्हें उनकी क्षमता के अनुरूप हम उत्पादन अवश्य उपलब्ध कराएंगे। तो ये ओवरऑल न्यूज है नंबर 6 पेट्रोकेमिकल डिपार्टमेंट से। आइए आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। बहुचर्चित न्यूज आज की वो है प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की आधारशिला रखी, है ना। ये न्यूज पूरे भारत में फैल चुकी है, भारत के साथ साथ देश विदेशों में भी न्यूज फैल चुकी है, क्योंकि बनने के बाद ये अपने स्तर का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा होने वाला है, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रखेंगे आप कि हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना एक्सप्रेसवे अंतरराष्ट्रीय विकास प्राधिकरण, है ना, के अधिसूचित क्षेत्र में जेवर में 1334 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा, ठीक है। हवाई अड्डा रणनीतिक रूप से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 72 किलोमीटर, नोएडा से लगभग 52 किलोमीटर, आगरा से लगभग 130 किलोमीटर और दादरी स्थित मल्टी मॉडल,
है ना, लॉजिस्टिक्स हब से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब आप ये कह सकते हो कि इसको केंद्र में ऐसे स्थापित किया गया है कि चारों दिशाओं से, है ना, इसके साथ कनेक्टिविटी बनाना बिल्कुल संभव हो सकेगा और आप एक्सप्रेसवे, रेलवे, मेट्रो, किसी भी यातायात व्यवस्था सुविधा का आनंद इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद यहां से उठा सकते हैं। तो आगे इस टॉपिक को भी मैंने डिटेल्ड में एक शॉर्ट वीडियो के तौर पे कवर करने का प्रयास किया है। वो वीडियो भी होपफुली आपको आज से कल तक मिल जाएगी। इंतजार करें उस वीडियो का और देखते रहे ज्ञान भाई सौमेन झा। बढ़ जाते हैं फटाक से जल्दी से अगले न्यूज की तरफ। प्रोजेक्ट 75 की चौथी पनडुब्बी आईएनएस वेला नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में शामिल हो गई। जी हां दोस्तों, भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत और डिफेंस सेक्टर में लगातार बढ़ने, यानी कि एक एक करके सीढ़ी चढ़ने की ये एक और कवायद है, ये एक और मंजिल है जो हमने हासिल कर ली है। और इस मंजिल के तहत, है ना, प्रोजेक्ट 75 के तहत आईएनएस वेला नौसेना में शामिल हो गई। ठीक है, आइए जानते हैं फटाक से इसके बारे में। ये रक्षा अधिकरण परिषद डैक ने प्रोजेक्ट 75 इंडिया के अंतर्गत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए प्रस्ताव दिया था, जिसमें से जो खेप है, यानी कि जो पनडुब्बियों शामिल करने का जो तरीका है, जो बनाने का जो प्रोसेस था, उसके बाद जो शामिल करने की जो प्रोसेस होती है, इसको हम लोग कमीशनिंग बोलते हैं। किसी भी सेना में जब किसी भी हथियार या किसी को जब शामिल किया जाता है तो उसे कमीशन कहते हैं। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत आईएनएस वेला को ये एक पनडुब्बी है जिसकी मारक क्षमता और बाकी डिटेल हम लोग एक शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस पे भी पीपीटी बनके ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, उसे देखना मत भूलिएगा। भारत सरकार के नौसेना में मुंबई स्थित डॉकयार्ड में शामिल कर ली गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाक से। न्यूज बहुत सारे हैं, समय बिल्कुल नहीं गंवाना है ना, बैक टू बैक। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल, एक आदमी के कंधों पर इतनी जवाबदेही डाल रखी है नरेंद्र मोदी सरकार ने कि इनके मंत्रालयों को भी याद कर लेना एक बहुत जटिल काम है ना। चलिए, और दिवालियापन संहिता, ध्यान दीजिएगा इन्होंने क्या किया, तो दिवाला और दिवालियापन संहिता आईबीसी 2016 को एक परिवर्तनकारी सुधार बताया। फटाफट जान लीजिए मोटा मोटा कि ये है क्या। तो वर्ष 2016 में बैंकों के द्वारा ऋण लेकर के ऐसे लोग जो कि उस ऋण को चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, उनको बैंक एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, एनपीए याद रखोगे, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंतर्गत डाल देती है। बाद में उन पे केस होता है, केस में ये आता है निकल के, वो ये प्रस्तुत करता है वो व्यक्ति कि वो बिल्कुल दिवालिया हो चुका है, अब उसके पास देने के लिए 1 रुपए भी नहीं है लोन चुकाने की अवस्था में। तो ऐसी अवस्था में बैंकों के द्वारा दिए गए लोन की रिकवरी किस माध्यम से हो, उस कानून को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए मित्रों, भारत सरकार, मोदी सरकार ने वर्ष 2016 में आईबीसी 2016 का गठन किया था। ये एक संहिता थी, कानूनी प्रक्रिया थी, जिससे कि दिवाला और दिवालियापन अवस्था में बैंकों को राहत मिल सके। बोली सिस्टम और बहुत सारी डिटेल्ड इसके अंदर व्यवस्थाएं हैं, प्रावधान हैं, जिसको भी हमने एक शॉर्ट पीपीटी के थ्रू आगे हम इसको कवर अप करेंगे। इन सारे चीजों के लिए मैंने प्लान बनाया है कि मेन न्यूज आपको मैं दूंगा करंट अफेयर सेशन में, और जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्ड होंगे उनको मैं शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचा दूंगा। तो इस तरीके से दोनों काम हो जाएंगे। करंट अफेयर सेशन जल्दी हो जाएगा और शॉर्ट वीडियो में आपको डिटेल्ड मिल जाएगा। तो जो पढ़ना चाहेगा उसको एग्जैक्ट उस समय में वो मिलेगा। ठीक है, सुधार दिन प्रतिदिन चालू है, बस आप अपना साथ बनाए रखें और यूं ही देखते रहें ज्ञान भाई सौमेन झा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दो, है ना, हिम्मत मिलता है, हौसला मिलता है मित्रों। ठीक है, केंद्र ने सामुदायिक रसोई योजना की रूपरेखा पर विचार विमर्श करने के लिए केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य खाद्य सचिवों को बुलाया। ये है क्या, तो बेसिकली
आप मिड डे मील स्कीम बोल सकते हो इसे, मिड डे मील स्कीम, जो कि केंद्र राज्य सरकारें सरकारी स्कूलों में भोजन देने की प्रावधान को चलाती हैं। उसके अलावा जितने भी झुग्गी झोपड़ी स्लम एरियाज हैं, ठीक है, उन जगहों पे भोजन पहुंचाने की फूड सिक्योरिटी भारत सरकार यानी कि सरकारों के भोजन पहुंचाने की जो प्रतिबद्धता है उसके तहत इस मीटिंग को बुलाया गया, जिसमें सामुदायिक रसोई योजना पे बात करने के लिए मीटिंग को रखा गया। ये इसकी अगली बैठक 29 नवंबर को होगी। चलिए अगले न्यूज में आते हैं। 10वां न्यूज, बैंगलोर मुंबई औद्योगिक गलियारा, ठीक है, बैंगलोर मुंबई कमर्शियल कॉरिडोर, बैंगलोर मुंबई कमर्शियल कॉरिडोर, ठीक है, परियोजना के तहत कर्नाटक में धारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, धारवाड़ कमर्शियल रीजन का विकास औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत, ठीक है, शुरू हो चुका है। ठीक है, आप इसको सिंपल भाषा में समझ ले कि बैंगलोर से लेके मुंबई तक एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो ईस्ट एंड वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ चारों से कनेक्टेड होगा। ठीक है, इसकी कुछ खासियत आप समझ ले। ये प्लग एंड प्ले सिस्टम के अंतर्गत बनाई जा रही एक कमर्शियल कॉरिडोर व्यवस्था है, जिसका निर्माण 4 चरणों में किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और इसके अलावा 11 और कमर्शियल कॉरिडोर्स की मंजूरी सरकार ने दी है, जिसका लक्ष्य है 2026 तक पूरा कर लेने का। ठीक है, नंबर 11, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, यानी कि 26/11। आपको मालूम है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किसके, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म तिथि पर मनाया जाता है। कि शुरुआत की गई कहां से, तो गुजरात से। ठीक है, गुजरात से इसकी शुरुआत की गई और इसके अवसर पर याद रखोगे आप, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन और सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति की श्रेणियों के लिए गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, गोपाल रत्न पुरस्कार याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि गोपाल रत्न पुरस्कार किन परिवेशों में या फिर किन विभागों में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखोगे सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान क्षेत्र में, कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन के क्षेत्र में, या सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारिता समिति में। मोटा मोटा ये डेयरी से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, जिसके लिए गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है उनके विजेताओं को। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 12, स्वदेश विश्व का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स है। ठीक है, जिसमें डीबीटी राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा में विकसित किया गया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के चिकित्सा जगत के लिए। भारत की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को आप देख के समझ सकते हैं कि भारत ने वर्ल्ड का पहला, ठीक है, एक ऐसा यू कैन से न्यूरो के क्षेत्र में एक ऐसा मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा एनालिटिक सिस्टम डेवलप किया है, जो कि न्यूरो इमेजिंग, न्यूरोकेमिकल, न्यूरोसाइकोलॉजिकल्स डेटा और एनालिटिक्स पर केंद्रित है। यह मस्तिष्क विकारों, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि मस्तिष्क से, ब्रेन से जुड़े हुए जितने भी डिजीजेस होते हैं उनमें बहुत ज्यादा कारगर होगा और सटीकता के साथ जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसका निर्माण और इसका जो विकास है मित्रों, वो हरियाणा स्थित डीबीटी राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान में वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, प्लीज डू कमेंट। मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि आपके लिए वो लेके आऊं। आज तक की, यानी कि कल रात तक की जितनी भी अप टू डेट न्यूज़ेस थी, जो मुझे लगा कि आप तक जरूर पहुंचना चाहिए, है ना, फालतू की न्यूज़ेस को छोड़ के, किसी की भैंसी ने किसी के गाड़ी को ठोक दिया, है ना, कोई चोरी करके भागा, ऐसी न्यूज़ेस को छोड़ के जो देश के हित में है, जो देश को विकास को दिखाता है, जो आपके विकास के रास्ते को प्रशस्त करेगा, मैंने आप तक पहुंचा दिया। अपना प्यार, सम्मान
और कंटिन्यूअस सपोर्ट के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ज्ञान भाई स्वामी झा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपके साथ अगले शॉर्ट वीडियोस में। टिल देन गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।